बहरा है क्या? मैंने जो कहा वो तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? प्रेरक को लगा कि अब सिचुएशन पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। उसके बड़े पापा तो वैसे भी उसकी बात ही सुन रहे थे, इसलिए उसे अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ अब उसे लगने लगा था कि वो शक्तिमान है। अपनी अकड़ दिखाने के चक्कर में उसने नक्श का हाथ पकड़ लिया और उसे गुस्से की नजर से देखने लगा। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि प्रेरक को दिन में ही तारे नजर आने लगे थे। नक्श ने अपने लंबे पैरों का इस्तेमाल करते हुए प्रेरक के पेट में एक जोरदार लात मारी थी और इस वजह से वो भाई साहब सीधा जमीन पर गिर पड़े थे। साले यूजलेस इंसान, तेरी ये हिम्मत कि तू मुझे मारेगा? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अगर आज मैंने तुझे जान से नहीं मारा तो मेरा नाम भी प्रेरक मोदी नहीं। वैसे तो प्रेरक किसी सुअर की तरह दर्द से छटपटा रहा था, लेकिन उसकी अकड़ जाने का नाम नहीं ले रही थी। यंग मैन, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? ये बोलते हुए मोदी साहब की आंखें बड़ी हो गई थी। अच्छा, ये आपको ज्यादा लग रहा है? जाइए जरा अपने स्टाफ से पूछिए कि नीचे जो कुछ भी हुआ क्या वो ज्यादा नहीं था? नक्श ने मोदी साहब को घूरते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि आज का ये मैटर पीसफुली खत्म होने वाला है। हिरेन मोदी ने स्टर्न होते हुए कहा। ओह, अब तो ये जानने के लिए मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि आप इस मैटर को कैसे डील करने वाले हैं। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। अब उस मुस्कान के क्या मायने थे वो तो नक्श ही जानता था। बस बहुत हो गया। मेरी कंपनी में ये सब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें अभी के अभी प्रेरक से माफी मांगनी होगी और जिस तरह से तुम दोनों ने उसका नीचे और मेरे सामने अपमान किया है, तुम्हें उसका कॉम्पनसेशन देना होगा, पूरे 50 लाख। मोदी साहब ने कड़क अंदाज में कहा। इसी बीच डायरेक्टर शर्मा ने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन मोदी साहब ने उनके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। शर्मा, अब तुम कुछ भी बोलने के काबिल नहीं हो। मोदी साहब ने गुस्से से कहा। तुम अब इस कंपनी, इस ग्रुप के मेंबर नहीं रहे। तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवाना पड़ेगा। डायरेक्टर शर्मा को इस तरह मार खाता हुआ देखकर नक्श के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया था। मिस्टर मोदी, आपकी ये हिम्मत कि आप अपने ही लोगों को मार रहे हैं? ओह, तुम हिम्मत की बात कर रहे हो? तुम्हारी भी तो हिम्मत हुई मेरे सामने मेरे ही भतीजे को मारने की। साला कोई भी ऐरा गैरा आएगा और मेरे सामने अकड़ दिखाएगा और मैं चुप बैठूंगा। ये मेरी कंपनी है, यहाँ का मालिक मैं हूँ। जो कुछ होगा उसे मैं डिसाइड करूंगा। तुम लोगों को अगर यहाँ से शांति से जाना है, 50 लाख का कॉम्पनसेशन भरो और निकलो यहाँ से। कौन रोक रहा है? मोदी साहब हरियाणा के किसी ताऊ की तरह पूरे तैश में आ गए थे। बड़े पापा, इसे मार डालो। दर्द से छटपटाते हुए प्रेरक अभी भी जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था और निडर होकर नक्श की आंखों में आंखें डालकर उसे देख रहा था। जैसे तैसे प्रेरक जमीन से उठा और अपना फोन बाहर निकालते हुए उसने एक कॉल लगाया। मिस्टर नैनीवाल, आप कहाँ पर हैं? मुझे किसी ने बहुत बेरहमी से मारा है। आप जल्दी से जल्दी कुछ आदमियों को लेकर मोदी ग्रुप पहुंचिए। मैं 14th फ्लोर पर मेरे कैबिन में हूँ। ये बोलने के बाद प्रेरक ने कॉल कट कर दिया था। उधर अनिका अभी भी प्राची के साथ नीचे हॉल में नक्श का इंतजार कर रही थी। उसका दिल काफी बेचैन था, लेकिन उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। नक्श को ऊपर गए हुए काफी समय हो गया था, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं था। ये सोचकर उसका दिल घबराता जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर नैनीवाल को कॉल करने के बाद प्रेरक में और भी ज्यादा जोश आ गया था। आज मैं तेरी टांगे तोड़वा कर रहूंगा, वरना मैं एक बाप की औलाद नहीं। अबे, तुम्हें देखकर लगता भी नहीं है कि तुम एक बाप की औलाद हो। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई थी, लेकिन साथ ही साथ नक्श ने मोदी खानदान की धज्जियां उड़ा डाली थी। नक्श की बात सुनकर प्रेरक का कलेजा उसके मुंह तक आ गया था। गुस्से से बिलबिलाते हुए प्रेरक नक्श की तरफ तेजी से बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो नक्श पर हमला कर दे, नक्श ने उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ा और वो भाई साहब फिर से जमीन पर गिर पड़े। नक्श भी अपने इस मूव को लेकर बहुत सरप्राइज था। अचानक से उसमें बहुत ताकत आ गई थी। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। मोदी साहब की धड़कनें ऊपर नीचे होने लगी थी, लेकिन उसके बाद भी वो राउडी राठौर बन रहे थे। देखा आपने, कुछ इसी तरह आपने भी डायरेक्टर शर्मा को अभी थप्पड़ मारा था। बस मुझे सूद समेत वापस करना था, मैंने कर दिया। ये बोलते हुए नक्श के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदले थे। नक्श की बात सुनकर डायरेक्टर शर्मा उसे देखने लगे थे। अंदर ही अंदर उन्हें लगने लगा कि नक्श इतना सिंपल नहीं है जितना वो बाहर से दिखता है। नैनीवाल, कहाँ रह गए?
जल्दी से जल्दी ऊपर आओ। मोदी साहब ने जोर से चिल्लाते हुए फोन पे कहा और कॉल कट कर दिया। बाप रे, मुझे लग रहा है कि मोदी साहब तो आज मुझे जान से ही मार डालेंगे। नक्श ने सरकास्टिक टोन में कहा, लड़के, तू सही सोच रहा है। या तो तू तेरी गलती की हम दोनों से माफी मांग ले और कॉम्पनसेशन भर के यहाँ से चला जा, या फिर तुझे अब मरना ही होगा। ये बोलते हुए मोदी साहब की आंखों में गुस्से की आग दिखने लगी थी। और अगर मैं इन दोनों में से कुछ भी चूज ना करूं तो? नक्श ने डिसएग्री करते हुए कहा, तेरे पास बस ये दो चॉइसेस ही हैं। जैसे ही मोदी साहब के मुंह से ये शब्द बाहर आए, उसी समय अचानक से कैबिन का दरवाजा खुला। डायरेक्टर मोदी से यहाँ पर साइन लेना। ये बोलते हुए एक लड़की कुछ लोगों के साथ कैबिन में बढ़ी। उस लड़की को देखकर मोदी साहब के चेहरे पर अचानक से स्माइल आ गई। अरे नंदिता जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ इन दिनों ऑफिस नहीं आ रहा था और उसने कंपनी का सारा काम सेक्रेटरी नंदिता के ऊपर छोड़ दिया था। इस वजह से अब नंदिता को हर जगह जाना पड़ रहा था और काम करवाना पड़ रहा था। हालांकि हिरेन मोदी अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन भानुशाली ग्रुप में उनकी अथॉरिटी सेक्रेटरी नंदिता के बराबर भी नहीं थी। कैबिन में घुसने के बाद सेक्रेटरी नंदिता ने मोदी साहब को देखा भी नहीं और सीधा उसके कदम नक्श की ओर बढ़े। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बोलते हुए नंदिता हल्की सी झुकी। नंदिता जी, अभी आपने इसको क्या कहा? नंदिता के एक्शंस देखकर मोदी साहब शॉक रह गए थे। नंदिता ने कड़क अंदाज में मोदी साहब को देखा और बोली, डायरेक्टर मोदी, ये भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ हैं। शो सम रिस्पेक्ट। जैसे ही नंदिता ने अपनी बात बोलकर खत्म किया, वैसे ही मोदी साहब के चेहरे पर पसीने छूटने लगे थे। प्रेरक को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सीईओ? मोदी साहब पूरी तरह से पैनिक हो गए थे। क्या बात है, मोदी साहब के मुंह से सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा, लेकिन मोदी साहब, मुझे भूलना नहीं चाहिए कि मेरे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं। या तो मैं आपसे और प्रेरक से माफी मांग लूं या फिर मरने के लिए तैयार हो जाऊं, है ना? अरे नहीं, 25 लाख का कंपेंसेशन भी तो भरना है, उसे तो मैं भूल ही गया। नक्श के चेहरे की मुस्कान अब और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। नक्श की बात सुनकर मोदी साहब का पूरा शरीर कांपने लगा। सीईओ सर, मैं आपको पहले पहचान नहीं पाया। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये बोलते हुए मोदी साहब गुस्से से प्रेरक की ओर घूरे जा रहे थे। अच्छा, अब मैं सीईओ हूं तो आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। कोई और होता तो आप तो उसे मरवा ही देते, है ना? नक्श ने बड़े कड़क अंदाज में कहा। मोदी साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। 1 मिनट बाद अचानक से मोदी साहब ने प्रेरक पर चिल्लाते हुए कहा, अब उधर खड़ा क्या है? मेरी मैयत में आया है क्या? इधर आ। अपने पेट और कमर के दर्द को संभालते हुए धीरे धीरे प्रेरक नक्श की ओर बढ़ा। सीईओ सर? धीमी आवाज में उसने नक्श से कहा और तुरंत ही अपना सिर नीचे झुका लिया। नक्श को देखने की उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मोदी साहब भी अब अपनी जगह से बाहर निकल आए। प्रेरक के पैर पर लात मारते हुए बोले, अब ऐसे ही देखता रहेगा क्या? सीईओ सर से माफी मांग। अब बड़े पापा की बात को भला भतीजा कैसे नहीं मानता। तुरंत ही प्रेरक नीचे झुका और बोला, सीईओ सर, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नक्श ने पहले प्रेरक के एक्शंस नोटिस किए और उसके बाद मोदी साहब को देखकर घूरने लगा। जब मोदी साहब ने देखा कि नक्श उन्हें ही घूर रहा है, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा बदल गए। उन्होंने प्रेरक को ऊपर की ओर उठाया और उसके चेहरे पर लगातार 2 थप्पड़ लगाए। तुझे किसने हक दिया कि तू किसी को भी मेरी कंपनी से बाहर निकालेगा? लात मारते हुए मोदी साहब प्रेरक को कैबिन से बाहर निकालने लगे। तू चाहता है कि सीईओ सर तेरे सामने झुके? नालायक, बेशरम, निकल यहाँ से। प्रेरक का चेहरा थप्पड़ खा खा के पूरा लाल हो गया था। थोड़ी देर तक तमाशा कुछ इसी तरह चलता रहा और उसके बाद जब मोदी साहब थक गए तो गहरी सांसें लेते हुए उनका शरीर कमजोर पड़ गया। अपने आप को संभालते हुए वो नक्श के सामने झुके और बोले, सीईओ सर, प्रेरक बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं। मैंने आपकी तरफ से उसे अच्छा खासा सबक सिखा दिया। ये सुनकर नक्श ने प्रेरक की ओर देखा जो अधमरी कंडीशन में जमीन पर पड़ा हुआ था। नक्श ने देखा कि मोदी साहब ने उसे इतना मारा कि उसके 2 से 3 दांत भी टूट गए थे। प्रेरक सेंसिबल नहीं है और आप तो बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है। आप दोनों में ही खोट है। नक्श ने कड़क अंदाज में कहा, डायरेक्टर मोदी, मुझे अभी भी याद है कि आपने थोड़ी देर पहले मुझसे क्या कहा था। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही कैबिन का दरवाजा फिर से खुला और एक हट्टा कट्टा इंसान अपने आदमियों को लेकर कैबिन के अंदर दाखिल हुआ। उन
सभी के हाथों में बेसबॉल बैट थे। डायरेक्टर मोदी, क्या बात है? आपने हमें इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? कौन है जिसने आपको प्रोवोक किया? बताइए, उसकी कहानियां भी खत्म कर देते हैं। मिस्टर नैनीवाल ने सीरियस टोन में कहा। मिस्टर नैनीवाल को देखकर मोदी साहब मन ही मन सोचने लगे, लो, ये शैतान भी आ गए। मतलब आज मेरा तो मरना पक्का है। तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? ये बोलते हुए मोदी साहब ने मिस्टर नैनीवाल के चेहरे पर भी एक थप्पड़ चढ़ दिया। डायरेक्टर मोदी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अपने चेहरे को कवर करते हुए मिस्टर नैनीवाल ने कहा, तुम्हें अंदर आने के लिए कौन बोला? मोदी साहब ने इस बार लात से हमला किया। तुम्हें इतने सारे आदमी लाने को कौन बोला? डायरेक्टर मोदी बस इतना चाहते थे कि नक्श उन्हें किसी भी तरह माफ कर दे, और इस चक्कर में वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। डायरेक्टर मोदी, आपको क्या हो गया? मिस्टर नैनीवाल अब रोने ही वाले थे। अब इसमें उनकी क्या गलती थी? जैसे ही उन्हें प्रेरक से कॉल आया, वैसे ही वो अपनी फौज लेकर निकल पड़े। इस बीच उन्हें मोदी साहब का भी कॉल आया था, लेकिन अब मोदी साहब पूरी तरह से पलटी मार बैठे थे। मुझे कुछ नहीं हुआ, जल्दी से अपने आदमियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। डायरेक्टर मोदी ने कड़क अंदाज में आदेश दिया। मिस्टर नैनीवाल जमीन से उठे और अपने आदमियों को लेकर उस केबिन से बाहर निकल गए। मोदी साहब ने तुरंत ही अपने केबिन का दरवाजा लॉक कर दिया, और इससे पहले कि कोई और मुसीबत आए, वो नक्श जैसी महान मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते थे। जब मोदी साहब पहले अपने केबिन में आए थे, तब वो बहुत एरोगेंट थे, लेकिन अब तो उनके सारे एक्शंस ही बदल गए थे। सीईओ सर। मोदी साहब के कदम एक बार फिर से नक्श की ओर बढ़े, और पूरे रेस्पेक्ट के साथ उन्होंने नक्श से कहा, सीईओ सर, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं चाहता कि ये सब दोबारा हो। नक्श ने मोदी साहब के कंधे पर अपना हाथ रखा और थपथपाते हुए बोला। ये बोलने के बाद नक्श प्रेरक की तरफ बढ़ा और जमीन पर बैठकर बोला, मैनेजर साहब, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप मेरे पैर कब पकड़ेंगे। सॉरी सीईओ सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुरंत ही प्रेरक ने कहा। लेकिन क्या प्रेरक की ये अपॉलॉजी नक्श स्वीकार करेगा, या फिर अभी यह खेल ऐसे ही चलता रहेगा? आखिर नक्श ने इतना कुछ होने के बाद भी मोदी ग्रुप से अपने रिश्ते खत्म क्यों नहीं किए? आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी? क्या अनिका से अब और नक्श का इंतजार नहीं होगा? क्या वो प्रेरक के केबिन में आ जाएगी? क्या आज अनिका के सामने भी नक्श की असलियत बाहर आने वाली है? अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट एफएम।